हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोएम फॉग को। बहुत ही छोटी सी पोएम है लेकिन काफी मीनिंगफुल पोएम है और काफी कुछ अच्छे मैसेजेस देती है ये पोएम। तो चलिए सीखते हैं इस पोएम को, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट देन स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम फॉग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम फॉग, जिसे लिखा है कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग ने। इस पोएम में फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दिस कंपैरिजन कि क्यों उसको कैट से कंपेयर किया गया है। सबसे पहले हम फॉग, इसका मतलब समझते हैं। फॉग का मतलब होता है कोहरा या धुंध भी कहते हैं, कि जब सर्दियों के मौसम में स्पेशली बहुत कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है। तो इस पोएम में कहा गया है कि जो नेचर होता है ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, बहुत ही राजदार होता है, बहुत ही सीक्रेटिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है? कोहरा जो होता है हर तरफ धुंध ही धुंध बना देता है, आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। फॉग की वजह से क्या होता है, आपको नजर नहीं आता कुछ। तो जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है तो आप एकदम चीजों से अनजान होते हो। आपको नहीं पता है कि कोहरे के उस तरफ से, मान लीजिए अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको वो गाड़ी नहीं दिखाई देगी। कोई इंसान चल के आ रहा है, वो आपको नहीं नजर आ रहा होगा। तो एकदम आपके लिए वो क्या हो जाएगा, अनसीन हो जाएगा। आंखें होने के बावजूद आप ब्लाइंड जैसा फील करने लग जाते हो, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। धुंध इसी तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। इसीलिए इस धुंध के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, दैट इट इज वेरी मिस्टीरियस। और नेचर भी बहुत मिस्टीरियस होता है, क्योंकि नेचर में भी जितने भी सीक्रेट्स हैं, सारे के सारे सीक्रेट्स तो अभी तक हमारे साइंटिस्ट्स भी नहीं खोज पाए हैं। तो फॉग, इस पोएम से रिलेटेड जो सबसे जरूरी क्वेश्चन बनता है वो यही कि इसको मिस्टीरियस क्यों कहा गया है। तो वो इसीलिए मिस्टीरियस कहा गया है क्योंकि मिस्ट्री पैदा करता है। इंसान का विजन बिल्कुल क्लियर नहीं होता है फॉग में, ठीक है, इसीलिए मिस्टीरियस है। अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं कि कैट के साथ किस तरीके से कंपैरिजन है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग जो होती है या कोहरा जो होता है, वो बिल्कुल बिल्ली की तरह एंट्री करता है। बिल्ली की तरह मतलब एकदम दबे पांव। अगर मान लीजिए यहाँ मेरे बगल में कोई कैट बैठी हुई है, तो अगर मैं अपना चेहरा ही पलटकर जब तक नहीं देखूंगी, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि बिल्ली आकर बैठ गई है, क्योंकि बिल्ली इतनी साइलेंट होती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। कोहरा भी उतना ही साइलेंट होता है, कोहरे में कोई आवाज नहीं होती है। जैसे अगर बारिश हो रही हो तो आपको ड्रिजलिंग साउंड जो होता है या बारिश के गिरने का साउंड जो होता है, वो आपको सुनाई देता है ना। या फिर कोई मिट्टी की खुशबू आती है आपको, आपको पता चलता है किसी ना किसी तरीके से। बिजली कड़कड़ाती है तो आपको वो भी समझ में आता है। लेकिन फॉग एक ऐसा नेचर का हिस्सा है जिसका एहसास आपको तब तक नहीं होता है जब तक आप फॉग को देखते नहीं हो। है ना, कि अगर मैं अभी यहाँ बैठी हुई आपको पढ़ा रही हूँ और बाहर अगर फॉग ही फॉग हो गई, तो जब तक मैं खिड़की के बाहर देखूंगी नहीं तब तक मुझे अपने आप से नहीं पता चल सकता कि फॉग हो रही है। बिल्ली का भी बिल्कुल वही सीन रहता है कि बिल्कुल दबे पाँव और भयंकर साइलेंट होती है, जंप भी मारेगी तो जरा सा भी पता नहीं चलता। इसीलिए फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर क्या होता है, हार्बर का मतलब पोर्ट या डॉक कहते हैं, जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, जहाजों का स्टेशन बोल लो, वही होता है हार्बर। तो ये जो एरिया होता है ना जहाँ पर जहाज आके रुकते हैं, समुद्री एरिया होता है, तो वहां पे और भी ज्यादा फॉगी होता है। तो फॉग इस तरीके से आके हार्बर पे, शहर पे इस तरीके से आके छा जाता है जैसे कोई कैट उस पर आकर बैठ गई हो और पूरे शहर का मुआयना कर रही हो। शहर का मुआयना करने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो फॉग है ना, बिल्कुल बिल्ली की तरह हर तरफ नजर रख रही हो। नाउ व्हाई कैट? तो यहाँ पर कैट से क्यों कंपेयर किया गया है भाई? पहले की दो लाइंस में तो समझ में आता है कि कैट बहुत ही साइलेंटली आती है, पता ही नहीं चलता, इसलिए फॉग को साइलेंस की वजह से कंपेयर कर दिया। हार्बर और सिटी के ऊपर जो ये आकर यहाँ बैठ गई है, वहां पे फॉग को कैट से क्यों कंपेयर किया गया है?
क्योंकि कैट जो होती है ना वो अपनी सराउंडिंग्स से हमेशा अवेयर रहती है और हमेशा ऑब्जर्व करती है कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एक शार्प आई रखती है वो कि उसको मालूम है कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और लॉस्ट टाइप की नहीं रहती कि कोई पीछे से आ रहा हो तो पता ही ना हो, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कैट का ये जो एटीट्यूड होता है ना, फॉग भी मानो कैट की ही तरह इस शहर पे आकर बैठ गई है और इस शहर का एक मुआयना कर रही हो, सब पर नजर रख रही हो कि कौन क्या कर रहा है, इतना साइलेंटली बैठी है। और फिर क्या किया? ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब क्या होता है? जैसे कैट होती है ना, अपने पिछले दोनों पैरों पर बैठती है और आगे के दो पैर एकदम स्ट्रेट रखती है, मतलब आधा बैठा हुआ होना बेसिकली। ठीक है, तो जिस तरीके से कैट इस तरीके से बैठ के और इस तरह से हर तरफ नजर रख रही है, उसी तरीके से ये फॉग ऐसा लग रहा है कि मानो इस तरीके से शहर पे छाई हुई हो कि शहर का मुआयना करने के लिए आई हो, शहर को ऑब्जर्व करने के लिए आई हो। और बिल्कुल कैट ही की तरह एकदम साइलेंटली ये फॉग फिर से चली जाती है। तो फॉग के चले जाने का मतलब क्या है? फॉग का छट जाना या क्लियर हो जाना, कि अब फॉग नहीं है। फॉग ऐसा थोड़ी कि परमानेंट टिकी गई, बस ऐसा नहीं है ना। क्लियर हो जाता है, एक टाइम के बाद धूप निकलती है तो फॉग एकदम छट जाती है ना, तो क्लियर हो जाती है। तो फॉग के जाना भी उतना ही साइलेंट होता है जितना उसका आना था, बिल्कुल कैट की तरह। जो कैट की जितनी क्वालिटीज होती है ना, उन्हीं सेम क्वालिटीज को फॉग पर अप्लाई किया गया है कि दोनों की सेम क्वालिटीज ही हैं। ठीक है। और फॉग को क्या कहा गया है? दैट इट इज वेरी मिस्टीरियस, बिकॉज नेचर इज वेरी मिस्टीरियस। ठीक है, तो इतनी सी ही थी ये पोम, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। और जो सबसे जरूरी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं वो तो एक ये, मिस्टीरियस कैसे होता है ये, और कैट से अलग अलग जगहों पे ये जो कंपैरिजन किया गया है या डायरेक्ट कंपेयर किया गया है वो क्यों किया गया है, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस पोम की थीम पर। थीम ये है, द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कि जो नेचुरल वर्ल्ड है या नेचर है, उसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है। ठीक है, एंड थ्रू दिस पोम द मॉरल दैट ही कन्वेज इज दैट when difficulties are faced by people, they become hopeless and shattered, and it takes a lot of courage and strength for anyone to solve these difficulties and overcome them. इसका मतलब ये है, अगेन, जैसे फॉग को देखो कितना ज्यादा, कितनी अलग अलग चीजों से कंपेयर किया गया है। फॉग जिस तरीके से आंखों के आगे एक धुंधलाहट से क्रिएट कर देता है, विजन बिल्कुल क्लियर नहीं रहता उस टाइम पे, तो इस चीज को एक प्रॉब्लम की तरह भी देखा गया है कि जब चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में, तो कई बार हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें सोल्यूशन क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो हमारा दिमाग एकदम शैटर हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होके अपना विजन क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस पोएम। दो थीम्स हो गई हैं, एक तो ये कि नेचर इज वेरी मिस्टीरियस, और दूसरा प्रॉब्लम्स आए तो उनसे उनकी वजह से होपलेस नहीं होना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। ठीक है, एंड सॉल्यूशन पर ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? कि नेचर इज मिस्टीरियस एंड अलाइव, ये हमें पता है कि नेचर बहुत मिस्टीरियस है, हमने देख लिया। एंड दैट पीपल नीड करेज एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम चैलेंजेस, कि लोगों को अपने आप में स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, लोगों को अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूरी होता है। सो बेटा, बी योर ओन चीयर लीडर, अपने आप को हमेशा चेयर अप रखें, हमेशा कोई दूसरा नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, और हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपने मोटिवेटर खुद बनिए, बी योर ओन मोटिवेटर। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी राइम स्कीम। सो इट इज अ फ्री वर्ड्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस में हर वीडियो में आपको बता देती हूँ, मतलब पोएम के हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई इंसान अपनी बात को और भी इम्पैक्टफुली कहना चाहता है और बेहतर मीनिंग देता है अपनी साधारण सी सिंपल सी ऑर्डिनरी बात को भी, और एक इम्पैक्टफुल तरीके से कहना चाहता है, तो वो पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। और ये तीन मेजर पोएटिक डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज हुई हैं: मेटाफर, एंजायमेंट एंड पर्सोनिफिकेशन। तो मेटाफर तो हमें पता ही है कि फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, कि फॉग जो है वो कैट है, कि कैट जैसे एकदम चुपचाप से आती है, उसी तरीके से एकदम फॉग आती है, एकदम साइलेंट। और जिस तरीके की ऑब्जर्विंग पावर कैट की है, सेम वही ऑब्जर्विंग पावर फॉग की भी है। बेटा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ। कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस को बहुत स्किप कर जाते हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस के जो है ना बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं आती, 2-3 नंबर की आती है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम।
इससे ज़्यादा मार्क्स की आती नहीं पोएटिक डिवाइस, तो इसलिए वो वीडियोस भी शायद स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस देती हूँ, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो को कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट पोएटिक डिवाइस से शायद आपको इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो आपको उस टेक्स्ट के क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत मदद करते हैं। कि हो सकता है कि जैसे फॉग है, हो सकता है इससे कोई भी पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फॉग से जुड़ा हुआ दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप उसको आंसर कर पाओगे अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस देखी होंगी तो। और वो कैसे होगा कि अगर आपसे पूछ लिया गया है कि फॉग जो है उसको कैट के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, तो इसमें पोएटिक डिवाइस तो नहीं पूछी है ना, लेकिन क्यों कंपेयर किया गया है, सो यू नो द आंसर। अगर पोएटिक डिवाइस भी अच्छे से पढ़ी है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट more appropriately. You can use the words that it is a direct comparison, so it is a metaphor and it is the strongest metaphor used in this poem. है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। देन एंजॉयमेंट, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी सेंटेंस होता है पोम के अंदर, वो सेंटेंस जब एक लाइन को एक्सीड कर जाता है तो एंजॉयमेंट हो जाता है। एक लाइन को एक्सीड करने का मतलब है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है एक लाइन तक, एक लाइन को एक्सीड करते ही वो एंजॉयमेंट में हो जाता है। जैसे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो फीट के बाद फुल स्टॉप है, तो ये दो लाइनें एंजॉयमेंट में हो गई, और उसके बाद इट सिट्स से लेकर लास्ट लाइन तक कोई बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये पूरा एंजॉयमेंट हो गया। लेट्स से कि फर्स्ट लाइन जो है द फॉग कम्स, तो ये द फॉग कम्स में मान लीजिए फॉग के बाद फुल स्टॉप आ जाता, या कम्स के बाद फुल स्टॉप आ जाता, या कोई भी दूसरा पंक्चुएशन मार्क आ जाता, उस केस में ये लाइनें एंजॉयमेंट नहीं कहलाती। लेकिन द फॉग कम्स ऑन के बाद भी अगर कोई पंक्चुएशन मार्क आ जाता तो भी ये एक एंजॉयमेंट बन जाता। एक सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के जब कंटिन्यू रहता है और वो सेंटेंस नेक्स्ट लाइन तक अगर पहुंच जाता है, चाहे फिर नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड तक ही क्यों ना पहुंच जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वही एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन ह्यूमन पर जब अप्लाई होता है उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो फॉग कम्स, इट सिट्स, मतलब फॉग आती है और वो बैठती है, तो फॉग सेटल्स तो अपन कह सकते हैं फिर भी, लेकिन सिट्स, बैठने उठने का काम तो इंसानों का है, इंसानी क्वालिटी है। अब अगर आप सोच रहे हो एनिमल्स भी तो उठते बैठते हैं मैम, एनिमल्स उठते बैठते होंगे, लेकिन क्या ह्यूमन क्वालिटी है ये? बिल्कुल है। तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया कि ये उठने बैठने वाली क्वालिटी जो कि इंसानों की है, फॉग के ऊपर अप्लाई की गई है यहाँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब पोम है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि टोन क्या है इस पोम की। तो इस पोम की टोन बहुत ही लाइट है, मतलब बिल्कुल भी सीरियस किस्म से नहीं कहा गया है, इस पोम को बहुत ही लाइट टोन में कहा गया है। इसके अलावा मिस्टीरियस पोम तो ये है ही, क्योंकि इसकी थीम ही वही है, मिस्ट्री, और इट्स क्वाइट प्लेफुल। प्लेफुल क्यों है? क्योंकि उसको कैट के साथ ही कंपेयर करके बताया गया है कि फॉग बिल्कुल कैट की तरह आती है, उसी की तरह एकदम ऑब्जर्व करती है और उसी की तरह साइलेंटली चली जाती है। ठीक है, एंड इट इज अ शॉर्ट पोएम, इट इज फ्री वर्स दैट डिस्क्राइब्स फॉग मूविंग इनटू अ हार्बर एंड देन डिसअपियरिंग। किस तरह से फॉग आती है, थोड़ी देर ठहरती है, चली जाती है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which aspect of nature Carl Sandburg presents in the poem Fog? बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, कि नेचर का कौन सा एस्पेक्ट बता रहे हैं पोएट जो कार्ल सैनबर्ग है, इस पोम में कौन सा एस्पेक्ट बता रहे हैं। अब देखो एक चीज मैं और बताती हूँ, यहाँ पर तो चलो फॉग नाम दिया हुआ है, पोम का नाम दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर कार्ल सैनबर्ग हैज प्रेजेंटेड इन हिज पोम, नाम नहीं दिया हुआ है पोम का, तो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ना मैम ऑथर का नाम पता होना चाहिए क्या, पोएट का नाम पता होना चाहिए क्या? इसलिए भी पता होना चाहिए, मतलब कार्ल सैनबर्ग कौन थे उनके बारे में तो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्ल सैनबर्ग ने कौन सी पोएम लिखी है, इसीलिए पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। तो जो पोएट है वो नेचर का एक नेचुरल स्टेट बता रहे हैं, और वो नेचुरल स्टेट क्या होती है, मतलब फॉग की एक जो स्टेट होती है उसको बता रहे हैं। वो क्या स्टेट है? मिस्टीरियस है एकदम, कि फॉग कम्स एज ए फ्रॉम नोवेयर, किसी को पता थोड़ी है कि अच्छा दाई तरफ से आ रही है, बाई तरफ से आ रही है, या फिर वो राइट टर्न लेके फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने और फिर आई, ऐसा कुछ भी नहीं पता ना, कहाँ से आई कहाँ गई, we know nothing. It comes suddenly and silently like a little cat. The fog's power is overwhelming. That it has a very strong power. भाई जो आपके विजन को ही एकदम गायब कर दे या खराब कर दे, पावर तो होगी ही ना उसमें। It engulfs everything. Engulf का मतलब होता है निगल लेना,
It engulfs everything, the city and the harbor, and it's all embracing fold. इसका मतलब ये है कि अपनी गिरफ्त में ले लेती है पूरे शहर को, कि पूरे शहर पर छा गई और पूरे शहर पे अब सच अ स्ट्रॉन्ग आयरनी इट इज कि ऑल्दो अपने आप में थोड़ा व्हाइट और ग्रेश कलर की सी होती है फॉग, लेकिन लाइट कलर की होने के बावजूद पूरे शहर का विजन खराब कर देती है। विजन खराब करना कि भाई विजन क्लियर नहीं रहता है ना, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। जबकि हमारा क्या मानना होता है कि अंधेरा जब हो जाता है, काला रंग जब छा जाता है तब हमें नजर नहीं आता है, यूजुअली हम यही मानते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एकदम सफेद लाइट रंग होने के बावजूद भी या ब्राइट कलर होने के बावजूद भी पूरे शहर को एकदम ऐसा फील होने लग जाता है कि जैसे अंधे हो गए हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि फॉग कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है। Then following the law of change, it disappears. No one knows where. Now, nothing is permanent but change. कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन चेंज ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर होती रहती है, लगातार होती रहती है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। ठीक है, सिर्फ चेंजेस परमानेंट होते हैं कि चेंजेस होंगे ही। और प्रकृति का ये नियम है, इट इज द लॉ ऑफ नेचर। और उसी लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हुए वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वेदर में भी एक चेंज आता है। वो चेंज ये है कि पहले फॉग रहती है बट देन इट डिसअपियर्स। ठीक है, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस बेटा, एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। ये पोम कैसी लगी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे आप जरूर से जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो जाए तो उस पर पूछ लीजिएगा, डाउट्स मन में नहीं रखने हैं। आपको पता है मैं आपके डाउट सॉल्व करती हूँ। इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।